स्वागत है आप सभी का संविधान की क्लास में। मैं राजीव। अगर आप पिछले लेक्चरों को पढ़ते हुए आ रहे होंगे, मेरा दावा है कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आए। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ हो, लोअर पीसीएस हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, तो मैं कहता हूं सर कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो आपका एग्जाम में उसके प्रश्न ना फंसे। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है हम लोगों में और अन्य लोगों में कि सर सब जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी बड़ी कोचिंग आज के ऑनलाइन के युग में बड़ी मानी जाती है तो नहीं लेकिन मानी जाती है, उनके यहाँ जो इंटरेस्ट का टॉपिक होता है सिर्फ उसे पढ़ाया जाता है। जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है लोग उसी को चर्चा करते हैं। सर मेरा ये मानना ही नहीं है। मैं कहता हूँ एक क्रम में बच्चे को ऐसी व्यवस्था से दिया जाए, चीजें इतनी व्यवस्थित दी जाए कि सब कुछ सबसे बेहतर चले। मेरा सबसे बड़ा सर यही मानना है। तो इसी क्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं भाग 5। शासन के साथ 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। शासन के कितने अंग होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इसी क्रम में हमारा सबसे पहला विषय आज शुरू हो रहा है न्यायपालिका। न्यायपालिका सर हमारा विषय कौन सा शुरू हो रहा है? न्यायपालिका। अगर अब हम आपसे न्यायपालिका के बारे में बात करें तो न्यायपालिका का सिस्टम क्या है भारत में? भारतीय संविधान में न्यायपालिका को 2 जगहों पर एक्सप्लेन किया गया है। सर एक जो एक्सप्लेन किया गया है वो किया गया है भाग 5 में। कहां पर एक्सप्लेन किया गया है? भाग 5 में किया गया है। और दूसरा एक्सप्लेन किया गया है भारतीय न्यायपालिका को भाग 6 में। किस में एक्सप्लेन किया गया है? भाग 6 में। अगर हम यहां पे एक लाइन लिखें कि भारतीय न्यायपालिका, लिखते चलेंगे सर, भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है। भारतीय न्यायपालिका की संरचना किसके आकार की है? पिरामिड के आकार की है। डायरेक्ट मैं बीच में इसको उठा रहा हूं। भाग 5 वही भाग जिसकी हेडिंग तुम बार बार समझते हो सर, संघ इसकी हेडिंग है। क्यों, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत यार। भाग 6 जिसका विषय सर राज्य है, ये भी तुमको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, और दोनों के शासन प्रणाली में शासन का अंग है न्यायपालिका। तो पिरामिड नुमा न्यायपालिका क्या है? पिरामिड आकार की न्यायपालिका सर क्या होती है? अब अगर हम आपको लेकर आगे बढ़े यहाँ पे, तो पिरामिड नुमा न्यायपालिका का सर मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी न्यायपालिका जो संघात्मक हो। कैसी न्यायपालिका हो? भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की न्यायपालिका हो। और ये कैसा आकार है आपके सामने? ये पिरामिड का आकार। कैसा आकार है? पिरामिड का आकार है। अब इसमें सबसे ऊपर कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। इसमें सबसे ऊपर कौन आएगा सर? उच्चतम न्यायालय आएगा। कौन आएगा मेरे भाई? उच्चतम न्यायालय आएगा। और जो क्या है, सिर्फ भारत में क्या है? उच्चतम न्यायालय कई सारे हैं, क्या सिर्फ एक है? सिर्फ क्या है? एक है। दूसरा उच्चतम न्यायालय के बाद दूसरा आएगा सर उच्च न्यायालय। दूसरा मेरे भाई क्या आएगा? उच्च न्यायालय, जिसे तुम कहते हो हाई कोर्ट। जिसे तुम क्या कहोगे? हाई कोर्ट। वर्तमान में ये कितने हैं भैया? ये है 25। नियम तो सर ये है कि जितने राज्य उतने हाई कोर्ट, लेकिन अभी उतने बने नहीं हैं। तो उच्चतम न्यायालय कितने हैं? 25 है। तीसरा पॉइंट होगा हमारा सर जिला न्यायालय। कौन सा? जिला न्यायालय, जिसे तुम कहते हो सिविल कोर्ट। क्या कहते हो? सिविल कोर्ट। अब प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय। यहां पे करोगे
प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय, एक जिला न्यायालय, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय। और अगला आएगा हमारा, अगला दो भाग में हम कर दें तो एक हो जाएगा मुंसिफ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय। और इसमें भी सेम पॉइंट करेंगे, प्रत्येक जिले में एक। और अंतिम सबसे नीचे न्यायपालिका की श्रेणी में हो जाएगा न्याय पंचायत। न्याय पंचायत ग्राम सभा में होगी, ग्राम पंचायत में होगी, लेकिन ग्राम स्तर की न्यायपालिका है, लेकिन कुछ ही राज्यों में अभी ये है। तो यहां पे लिखेंगे ग्राम स्तर, लेकिन कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में। तो ये सर किसका आकार है? ये पिरामिड का आकार है। अगर अब हम तुमसे कहेंगे बाबू साहब इसको बांटिए तो जरा सा आके यहाँ पे आइए बांटा जाए। अब दो भाग, भाग 5, भाग 6। तो भाग 5 में तो सर हम सिर्फ एक पिरामिड के ऊपर वाले हिस्से की का अध्ययन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करेंगे। सर दूसरा सर हम करेंगे भाग 6 में, भाग 6 में, भाग 6 में, भाग 6 में। तो कहां करेंगे सर? भाग 6 में। इनको कहां करेंगे सर? भाग 5 में। तो यहां तक की नोट्स क्लियर हो गई। दोनों को एक साथ अब की बात पढ़ाऊंगा, भाग 6 का न्यायपालिका, भाग 5 का न्यायपालिका, और बहुत ही मजेदार तरीके से। तो यहां तक का क्लियर कर ली कि नहीं कर ली? देखो यार, ठीक क्लियर हो गया। न्यायपालिका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो। न्यायपालिका की संरचना कैसी है? भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड नुमा है। कैसी है? पिरामिड नुमा है। तो चलिए कुछ इसमें अब लिखा जाए जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसा लिखा जाए जो आप पढ़े ही ना हो। ऐसा क्या लिख देंगे हम यार? लिखेंगे, आइए देखते हैं फिर, जो आज तक आपने किसी भी कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए एक पैराग्राफ लिखने की तैयारी में आइए। लिखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत की शासन व्यवस्था सर कैसी है? भारत की शासन व्यवस्था है सर संघात्मक शासन व्यवस्था। सर भारत की शासन व्यवस्था है संघात्मक शासन व्यवस्था। लिखिए, को अपनाने के बाद, को अपनाने के बाद भी भारत में कर लीजिए, भारत में अमेरिका की तरह, अमेरिका की तरह, किसकी तरह? अमेरिका की तरह न्यायपालिका का दोहरीकरण। किसका दोहरीकरण? न्यायपालिका का दोहरीकरण प्रणाली लागू नहीं होता। मेरी बात को अच्छे से समझ लिए। संघात्मक फेडरल सिस्टम को अपनाने के बाद भी भारत में फेडरल जुडिशरी नहीं लागू होती। भारत में कौन सी जुडिशरी लागू होती है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में फेडरल सर्वोच्च न्याय नहीं देगा। सर्वोच्च न्याय कौन देगा? संघीय न्यायालय भारत में नहीं है। भारत में संघीय न्यायालय का प्रोजेक्ट नहीं चलता। ये अमेरिका में चलता है संघीय न्यायालय। भारत में एकात्मक न्याय प्रणाली है जिसका प्रमुख कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तो होगा। भारत में कौन सी प्रणाली चलती? सुप्रीम कोर्ट प्रणाली। ठीक, तो कैसी? पिरामिड के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट प्रणाली। अब अगर हम तुमसे पूछे, और 99% बच्चे जो यहाँ पे पढ़कर आए हैं, 99%, 1-2% में तो ज्यादा पढ़ाईता ही नहीं हो। ठीक, कितने प्रतिशत मेरे भाई? 99% बच्चे। जितने लोग यहाँ पे तुम पढ़ के आए हो ना मेरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर मैं पूछ लूं कि भारत में गणतांत्रिक रूप से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक डेट, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास का सीन क्या है सुनो। अगर मैं कह दूं
कि भारत में एक अधिनियम आया 1773, आया कि नहीं आया? इसका नाम किसको नहीं पता? रेगुलेटरी, क्या नाम? रेगुलेटरी, क्या नाम है भैया इसका? रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा नाम? रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया? 73 में आया। कब आया? और इसी के द्वारा भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की इस अधिनियम के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना हुई। ये तो तुम सब बच्चों को पता है सर, ये पॉइंट बच्चे को पता है, लेकिन अब जो पॉइंट मैं लिखवाने चल रहा हूं वो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए लिखिए सर, लिखिए क्या? भारत में, ठीक, लिखना शुरू करिए। भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के, कैसा? लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद। इस लाइन में एक छोटा सा वर्ड हम बदल सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद 28 स्थापना के, एक पॉइंट संशोधन ही कर लें, गणराज्य स्थापना के 2 दिन बाद, स्थापना के 2 दिन बाद। अच्छा ये बताओ, ये जो लाइन लिखी है भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, अगर मैं यहीं पे तुमसे डेट पूछ लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, संविधान में बहुत तुम पढ़े हो, मुझे पता है बहुत पढ़ रहे हो, 6 घंटे 5 घंटे, एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक कथन लिखा हूं, अगर मैं इसी को कल तुम्हारे यादों में डाल दिया, यूपी में तो लेवल है नहीं है यार, अभी मत सोचते यूपी में कोई पूछे, यूपी नहीं पूछेगा, एसआई में भले पूछेगा। तो भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई, यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो कब हुई क्या बताओगे? 26 जनवरी 1950 को, जब से संविधान लागू हुआ। तो स्थापना के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950, स्थापना के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब तुम डिस्टर्ब हो गए, सर जी ये क्या पढ़ा दिए, तो कहीं नहीं है, ये गलत है, क्योंकि कहीं पर ऐसा है नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं, और कहीं क्योंकि आप जो किताब पढ़ते हैं उसमें नहीं है, और जब नहीं है तो आप कहेंगे सर गलत लिखा दे आप, ऐसा नहीं है। रुकिए मैं आ रहा हूं, ठीक। यहाँ पे क्या लिखे? भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। अब उच्चतम न्यायालय की अगर मैं तुमसे स्थापना की बात करूं तो 1774 में हुई। कब स्थापना हुई? 1774 में हुई। यह न्यायालय कलकत्ता से दिल्ली कब आया? किस अधिनियम में आया? 1735 में आया। 1735 में इसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। हस्तांतरित नहीं, हाथ से भेजना हो जाएगा, उठाकर थोड़ी ना कोनो भेजेगा, स्थानांतरित, ट्रांसफर किया गया। लेकिन ये कार्यरत कब से हुआ? कार्यरत हुआ 1937 से। कार्यरत सर कब से हुआ? ये 1937 से। तो अब 1937 से लेके 1950 तक जो न्यायपालिका दिल्ली के में कार्य कर रही थी के दौरान, संसद भवन में जो न्यायपालिका यहाँ पे कार्य कर रही थी, किसके दौरान? 37 से 50 के दौरान संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ये क्या है? एक बिल्डिंग की बात करो, चैम्बर क्या चैम्बर है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट कार्यरत था, संघीय न्यायालय कार्यरत था। वो कौन सा कोर्ट था? फेडरल कोर्ट। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट
कार्यरत था। कौन सा कोर्ट कार्यरत था मेरे भाई? फेडरल कोर्ट। सच बताना, इस टॉपिक को तुम पहले कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक, क्लियर हो गया। चलो आज एक पॉइंट अगला है हमारा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इससे आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल तो सब अभी शुरू कर दूंगा, आर्टिकल 20 मिनट में समाप्त हो जाएगी। 99% लोग आर्टिकल लेके भाग रहे हैं। संविधान में कहा, न्यायालय में कौन सा आर्टिकल का क्वेश्चन आता है? आता है 1-2-4 आएगा, हम सब लेके चलेंगे। यहां तक बात समझ में आई? जो 37 से 50 तक कार्यरत था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, वो कौन सा? संघीय न्यायालय है, फेडरल न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना कार्यरत कर रहा है, अभी आज का न्यायालय कार्य नहीं कर रहा था। तो एक क्वेश्चन सर यहाँ पे और बनेगा, एक क्वेश्चन और बनेगा। फिर आप कहेंगे सर कौन सा बनेगा? कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। कौन सा प्रश्न बनेगा? भारत में एक प्रश्न बनेगा सर, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। ये आपको पता है क्या? अगर यही क्वेश्चन आ गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, तो यहाँ पे आपको जानते हैं क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है 28 जनवरी 1950। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट नहीं, संघीय न्यायालय नहीं, आजादी के पहले वाला सुप्रीम कोर्ट। कब आ जाएगा? 28 जनवरी 1950 में आ जाएगा। अब जैसे तुम किसी बिल्डिंग में जाते हो पढ़ने, स्कूल पढ़ने जाते हो, वहां लिखा है तमसो मा ज्योतिर्गमः अस्तो मा सदगमः लिखा रहता है। या आप देखते हैं क्या नाम है, अशोक स्तंभ लिखा है सत्यमेव जयते। उसी प्रकार से हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है और कहां से लिया गया है? तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का सब ध्येय वाक्य है, क्या है ध्येय वाक्य सर? सुप्रीम कोर्ट में लिखा जाता है यतो धर्मस्य तो जया। क्या लिखा जाता है? यतो धर्मस्य तो जया। यह वाक्य सर लिया गया है महाभारत से। कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। कहां से यह वाक्य लिया गया है सर? महाभारत से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि सदा सत्य की ही विजय होगी। सदा किसकी विजय होगी? सदा सत्य की विजय होगी। यह वाक्य कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने किस पे? भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल का गेम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन। ठीक, अब यहां पे क्या बात करेंगे? हम आपसे कहते हैं कि भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147, अनुच्छेद 124 से 147 किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सर बात कर रहे हैं किसके विषय में? ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में, उच्चतम न्यायालय के विषय में, सर्वोच्च न्यायालय। भारत में न्यायपालिका की सबसे बड़ी इकाई कौन है? सुप्रीम कोर्ट है न्यायपालिका की। ठीक, अब कहां पे एक्सप्लेन है ये? 124 से 147 भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, भाग 5। अब एक पॉइंट आप लिखेंगे, जजों की संख्या। इसको एक चार्ट में आप लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट में अभी किस आर्टिकल में है मैं वहां भी आ रहा हूं, आर्टिकल की भी चर्चा करूंगा,
लेकिन इस पॉइंट को तुम जरा सा अपडेट करते चलो। तो सबसे पहले संविधान तुम्हारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को बोला जाएगा मूल संविधान में जजों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे इस तरफ तुम लिखोगे वर्ष और इस तरफ तुम लिखोगे जज, जजों की संख्या। जजों की संख्या में सर एक रहेगा CJI और ऐड किया जाएगा तो अन्य हो जाएंगे और अगला क्रम हो जाएगा टोटल। ये हमको आपको पूरा क्रम पढ़ना है। कब कितने जज सुप्रीम कोर्ट में थे। तो पहले क्रम में हम लिखेंगे 1950 और यहाँ ये भी लिख सकते हैं मूल में कुल कितने जज थे। तो जब संविधान लागू हुआ उस समय 1 CJI थे और 7 क्या थे, अन्य थे। 1 हमारे CJI थे और 7 अन्य थे। तो टोटल जजों की संख्या उस समय कितनी थी, उस समय जजों की संख्या थी 8। मूल में जजों की संख्या कितनी थी, 8 थी। जब हम सेकंड पे आ गए, दूसरा जजों की संख्या में वृद्धि कब हुई। दूसरा जजों की संख्या में सर वृद्धि हुई 1956 में। कब से वृद्धि हुई 19 जजों की संख्या में, 1956 में जजों की संख्या बढ़ाएगी भी आर्टिकल इस पे पूरा अच्छा खासा, जिसमें एक हमारे कौन थे सर, 1 CJI है और कितने हो गए, 10 हो गए अन्य जज, जिससे जजों की संख्या टोटल कितनी हो गई, 11। जजों की संख्या से कितनी हो गई, 11। 1960 में तीसरा सर, 1960 में कितने जज बढ़ाए गए, 1960 में जजों की संख्या हुई 14। तो एक तो सर ये है और ये हो गए 13। तो जजों की संख्या 1960 में कितनी हो गई हमारी, जजों की संख्या हो गई 1960 में 14। अब 1960 के बाद 1960 के बाद हमारी जो जजों की संख्या बढ़ाई गई वो बढ़ाई गई 1978 में। कब बढ़ाई गई, 1978 में। और 1978 में जजों की संख्या हुई मेरे भाई 18। तो एक ये और 17 अन्य। कितने जज हो गए भैया, अब टोटल जज हो गए 18। अगला पॉइंट है 5वां, कब बढ़ा, 1986 में। 1986 में बढ़ाई गई भैया, कितनी टोटल जजों की संख्या हो गई, 26। 1986 में हो गई 26, 1 CJI और 25 अन्य जज हो गए। फिर से 2009 में छठवीं बार 2009 में जजों की संख्या बढ़ाई गई तो 1 CJI और 30 अन्य हो गए। 1 CJI 30 अन्य, जजों की संख्या कितनी हो गई, 31। जजों की संख्या हो गई 31। और अंतिम बार 7वीं बार जब जजों की संख्या बढ़ी तो वर्ष था 2019। वर्ष मेरे भाई कौन सा था, 2019। और इसमें 1 CJI प्लस 33 अन्य जज थे। तो वर्तमान में जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 34 है। वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 34। चलिए अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, अब आ जाते हैं अनुच्छेदों पे। तो अगला वर्ग जो शुरू किया जाए वो शुरू किया जाए सुप्रीम कोर्ट को लेके, जो हमारे अनुच्छेद शुरू होंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल है मेरे भाई हमारा आर्टिकल अनुच्छेद 124। सबसे पहला आर्टिकल हमारा कौन सा है, अनुच्छेद 124। क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन कौन कहता है, अनुच्छेद 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना व गठन। अब 124 के कई उपवर्ग है, जैसे अगली आर्टिकल है हमारी कौन सी, अगली आर्टिकल है हमारी 124 का
124 का 1। 124 का 1 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। 124 1 में सर क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या। अब आपको पता है इसमें मिनिमम क्या रूल था? 1+7 मूल संविधान में है, लेकिन वर्तमान में क्या है? सीजेआई के साथ 7 अन्य होंगे, ये मूल में था। लेकिन इसमें व्यवस्था है कि संसद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा या संसद शासन के अंग के द्वारा सांसदों की संख्या को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। सांसदों की संख्या को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। वर्तमान में कुल कितने जज हैं? 34 हैं, जिसमें 1+33 का वो है, 1 सीजेआई प्लस 33, आर्टिकल 124 का 1। दूसरा है सर आर्टिकल 124 का 2। दूसरा सर क्या है अपना? आर्टिकल 124 का 2। सर ये क्या कहता है? 124 का 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या कर रहा है सर? न्यायाधीशों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अगर हम बोले कौन करेगा, तो कौन करेगा पे आ जाएगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति सर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करता है? आएगा ना क्वेश्चन, कैसे? तो कैसे में सर एक व्यवस्था है, कोलेजियम प्रणाली। भारत में कौन सी प्रथा है? कोलेजियम प्रणाली वाली प्रथा है सर। सर ये क्या प्रथा है? कोलेजियम प्रणाली। सर इसमें क्या होता है? 5 सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की, जिसमें 1 सीजेआई होगा तथा 4 अन्य होंगे। ये 5 कोलेजियम के सदस्य होंगे। ये कुछ नाम को चयनित करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार नामों को, कुछ ज्यादा नामों को भेजा जाता है और राष्ट्रपति अपने अनुसार नामों को चयनित कर लेता है। तो ये क्या हो गया? 124 का 2 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है सर हमारा 124 का 3। अगला अपना कौन है सर? 124 का 3। अगला क्या? 124 का 3। सर यहाँ पे लिख दे न्यायाधीशों की योग्यताएं या अहर्ताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं या अहर्ताएं। किसकी योग्यताएं या अहर्ताएं? न्यायाधीशों की योग्यताएं या अहर्ताएं। आर्टिकल 124 3 में सर इसकी बात कही गई है। अब योग्यता में सर पहला पॉइंट है, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का वकील बनेगा वो हाई कोर्ट का 5 वर्ष तक जज रहे। पहली अथॉरिटी है क्या रहे? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। या अथवा दूसरा ऑप्शन सर क्या कहता है? कहता है कि हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत किया हो। वकालत जो शब्द लिखा है यहाँ पे होना चाहिए अधिवक्ता रहो। गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट देख रहे हो तुम, नहीं, गवर्नमेंट क्या रहा हो? अधिवक्ता पे 10 वर्ष रहा। इन दो, और आपका रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा हो, इन्हीं से आपको किसमें चयनित किया जाएगा? कॉलेजियम में। कॉलेजियम क्या करेगी? राष्ट्रपति के पास भेज देगी। अगला है हमारा 124(3) के बाद 124(4). 124(4). अगला सर हमारा कौन सा है? 124(4). क्या कहता है? न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया।
का वर्णन इसमें सब महान जैसे एक आपने सुना होगा कि अध्याय दो क्या आर्टिकल 61 क्या यार भूल रहा हूं शब्द महाभियोग, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है लेकिन इसको हटाने की परंपरा लोकसभा के दर से शुरू होगी। ठीक है, उसका बहुत बड़ा विषय नहीं है, ठीक चलते हैं। इसमें आर्टिकल का डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किससे है। ठीक, आर्टिकल 124 का 4 न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया। अगला है सर आर्टिकल 124(6). आर्टिकल 124(6) न्यायाधीशों की शपथ। न्यायाधीशों की शपथ। सर किसकी शपथ? न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है? बार बार बताया गया, राष्ट्रपति। बहुत बार पढ़े होंगे आप। राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जजों को। 124(6). अब अगली आर्टिकल है हमारी अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 क्या कहता है? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते किसमें? आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। अगला है अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 सीजेआई की अनुपस्थिति में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। थकान हो गई यार, आज तो पढ़ाते पढ़ाते लगातार लेक्चर लग गए हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब इसमें एक लाइन तुम और क्या डाल सकते हो अपने समझने के लिए कि सीजेआई की अनुपस्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 126। अब आगे चलो, आगे आ जाओ। आर्टिकल 127। अनुच्छेद 127 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 127 तदर्थ। ये शब्द आपको सुना होगा, तदर्थ। तदर्थ सुने, उसका मतलब जानते हो क्या? तदर्थ। अभी एक शिक्षकों का विवाद चल रहा है, तदर्थ शिक्षक विवाद। वेतन बंद है बाबा से हाई कोर्ट और तदर्थ शिक्षक। तदर्थ का सर अर्थ ही होता है अस्थायी। तदर्थ का अर्थ क्या होता है? अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब जो सीजेआई है, अगर उसे यह लगता है कि जजों की संख्या कम है या काम ज्यादा होने के कारण थोड़ा सा काम नहीं हो पा रहा है, तो वह क्या कर सकता है? वह एक टीम का गठन करेगा, उसमें स्वयं शामिल रहेगा और तदर्थ अस्थायी जजों को 2 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर लेगा और नियुक्त करने के बाद इनसे काम लिया जाता है, फिर इनके 2 वर्ष बाद कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नियुक्त के बाद राष्ट्रपति उस पर अंतिम मुहर लगाता है तदर्थ। ठीक, तो तदर्थ या अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 128। कौन सा है मेरे भाई? आर्टिकल 128। कौन सा है सर? 128। अब यहाँ पे जैसे तदर्थ का गेम है, उसी प्रकार जैसे कुछ जज जो रिटायर हो चुके हैं, अब वो किसी अधीन, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जज किसी भी अधीन न्यायालय में काम नहीं कर सकता।
भाई जो जज रहा हो कहाँ हाई कोर्ट में जाएगा, बीपी में जाएगी जज की, आप सोचिए। बहुत सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ना तुम वकालत कर सकते हो ना फैसले के समय। तो उन्हीं को कई बार ऐसा होता है, उन्हीं जजों को दोबारा फिर रख लिया जाता है काम करने के लिए। तो आप लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। कैसा लिखे? सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल 128, आर्टिकल 128। अगला आर्टिकल अपना सर कौन सा हो जाएगा? अगला आर्टिकल है आर्टिकल 129, अनुच्छेद 129। आर्टिकल 129 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है भारत का, और इसके अधीन सभी न्यायालयों को इसकी बात माननी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख का मतलब पत्थर पर लिखा गया लेख, मतलब इसने अपने यहाँ जो परिवर्तन किया वो परिवर्तन सभी हाई कोर्टों को करने पड़ेंगे। यह एक अभिलेख न्यायालय जिससे आपको सीखना है। कौन सीखेगा? इनके अधीन कौन है? हाई कोर्ट। तो सभी उच्च न्यायालय सभी उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालय हैं, और वो उनको अभिलेखों का पालन करेंगे। और अगला आर्टिकल है हमारा कौन सा? अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय का स्थान। किसका स्थान सर? उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ पे होगा? तो ये कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमेशा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। तो सर आज की क्लास यहीं तक रखूंगा। अगली क्लास हमारी आपको मिलेगी सोमवार को, संडे को क्लास नहीं रहेगी। ठीक, तो अब तब तक के लिए आप लोग, कल संडे है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जो वीडियो से आज छूटे उनको आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स जरूर बनाते चलिए। आप सारी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।